हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। और आपका उमंग सीरीज़ में क्रैश कोर्स जो है हमारा, उसमें आप लोग सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? और आप लोग के ही रिक्वेस्ट पर ये उमंग सीरीज़ लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग को क्रैश कोर्स यानी कि आप लोग को ऐसे समझिए कि फाइनल टच देने के लिए कि आप लोग पूरी तरह से तो प्रिपेयर हो ही चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लगा ही लिए हैं काफ़ी सारा। अब ये लास्ट टाइम है जिसको क्या करना है, आप लोग जितना भी पढ़ लिए हैं बस उसको पॉलिश करने का ज़रूरत है, बस अब चमकाने का ज़रूरत है। तो आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, अब बस चमकाने का है। तो उमंग के साथ बने रहिए और फिर पूरी उमंग के साथ आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए और अपना जो बचा खुचा है, जो हल्का फल्का पॉइंट मिस हो गया होगा, वो इस सीरीज़ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप लोग इस बैच के बाद, यानी कि इस सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और दावा के साथ कह सकते हो आप लोग खुद की कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। चलिए फिर हम लोग आज अपना ये फिजिक्स का, साइंस का जो पोर्शन है फिजिक्स से रिलेटेड, फोर्स एंड प्रेशर, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए ये क्लास और ये बैच चल रहा है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। चलिए, फोर्स एंड प्रेशर, सबसे पहली बात आती है कि फोर्स किसे कहते हैं हम लोग, यानी कि बल कहते किसको है आखिर। चलिए, बल किसको कहते हैं हम लोग, यानी किसी भी वस्तु को, ठीक है, या धक्का देना या फिर खींचना क्या कहता है, बल। यानी कि ए पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स किसे कहते हैं हम लोग, फोर्स हम उसे कहते हैं जब हम लोग किसी भी वस्तु को खींचते हैं या फिर धक्का मारते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बल। एक सेकंड रुकिएगा जरा। चलिए, यानी कि किसी भी वस्तु को खींचना या फिर धक्का देना वो क्या कहलाता है, बल। यानी कि अगर हम लोग कहें कि फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, इट इज ए, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जो बच्चे वेक्टर नहीं जानते हैं, जो बच्चे क्या, काफ़ी बच्चे वेक्टर नहीं जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आप लोग हर चीज़ अभी पढ़े होंगे, क्या चीज़, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पढ़े होंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है, हम हिंट कर देते हैं, बता देते हैं ताकि आगे क्लासे में आप लोग समझने में आसानी हो। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। अगर हम लोग देखें वेक्टर क्वांटिटी कैसे काम करता है, सपोज करते हैं कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर हम लोग 5 न्यूटन का अगर फोर्स इस साइड लगाते हैं और 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम लोग इस साइड लगाते हैं, सॉरी 4 न्यूटन का, तो अगर जिसको वेक्टर का नॉलेज नहीं होगा वो कहेगा इसके ऊपर टोटल नेट बल, यानी कि नेट फोर्स क्या है, 9 न्यूटन है। लेकिन अगर जिसका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कहेगा यहाँ पर नेट जो है वो 1 न्यूटन है। तो ये है डिफरेंस डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, जिसकी वजह से फाइनली 1 न्यूटन बच रहा है और 1 न्यूटन की वजह से ही इसके ऊपर जो भी रिएक्शन होना रहेगा वो हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी समझ गए आप लोग। चलिए, अब आता है कि बल का मात्रक क्या है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग न्यूटन को कहते हैं, यानी कि न्यूटन एक इसका क्या है, एसआई यूनिट है। फोर्स का कहीं भी बात होगा तो उसको हम लोग न्यूटन में डिनोट करेंगे, लिखेंगे। तो फिर लिखा हुआ है फोर्स कैन चेंज, ये सारा का सारा पॉइंट है। फोर्स क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एट द शेप, यानी कि कोई भी बल किसी भी चीज़ का क्या कर सकता है, रुख बदल सकता है या फिर उसका शेप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए फोर्स कैन में चेंज, ऑप्शन में रहेगा डायरेक्शन, शेप, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर और नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, उसमें सारे में टिक मारना है। नन ऑफ द, इसमें कोई एक ही ऑप्शन होगा या फिर ऑल ऑफ दिस रहेगा या फिर कोई एक ऑप्शन रहेगा। अगर दोनों रहा, ठीक है, शेप चेंज और फिर चेंज द मोशन ऑफ डायरेक्शन और नीचे ऑल ऑफ दिस है, तो आप लोग कौन सा मानेंगे, ऑल ऑफ दिस, या फिर अलग अलग रहेगा तो आप लोग किसी एक में मार के निकल लेंगे। फिर है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस इन, यानी कि किसी भी फोर्स का कितना ताकत है, किसी भी फोर्स में, यानी किसी बल का ताकत कितना है, उसको हम लोग किस में क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड।
फिर आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स ऑफ प्रेशर का ये नया टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने हमारा टोटल कितना लॉ दिया था? टोटल दिया था हमको 3, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा था कोई भी वस्तु अगर जिस अवस्था में रहेगा, यानी कि जिस स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, वो उसी में रहना चाहेगा। सपोज करते हैं कि अगर कोई स्टोन, यानी कि पत्थर अगर कहीं पर रखा हुआ है, तो वो क्या चाहेगा? हमेशा उसी मोशन में रहेंगे, यानी कि सॉरी उसी स्टेट में रहेंगे। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन है तो मोशन में रहेंगे। तो ये था किसका? ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व। तो क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द बॉडी रिमेन्स इन स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉज ऑफ इनर्शिया, जिसको कहते हैं जड़त्व का कानून, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन। फिर है हमारा थर्ड कि द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट टू स्टे रेस्ट और कीप मूविंग वाइल सेम वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड इनर्शिया, जिस इनर्शिया का डेफिनेशन हो गया ये हमारा। और फिर है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है जी? ये वाला क्वेश्चन अगर आ सकता है, अगर इस लाइन से अगर कोई क्वेश्चन बनना रहेगा तो वो क्या बनेगा? यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से अगर कोई क्वेश्चन बनना रहेगा तो पहला ये रहेगा कि कोई भी मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो किस में रहेगा? मोशन में ही रहेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फिर अगर इससे अगर कोई क्वेश्चन रहेगा कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश, मास, वेलोसिटी, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, कुछ भी रहेगा, तो आप लोग को क्या सा आंसर मानना है? आपको मानना है मास, यानी कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास। जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया क्या होगा? उतना ज़्यादा। मोर मास मोर द इनर्शिया, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। फिर आए एक एग्जांपल देखते हैं। वी टेंड्स टू रिमेन्स रेस्ट वाइल रिस्पेक्ट टू द सीट ऑन ए ड्राइवर अपने, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये है कि जब कभी भी हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, सीट पर बैठे हुए रहते हैं, तो हम लोग अपनी मोशन में रहते हैं कि चलिए गाड़ी आगे चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है और ड्राइवर साहब क्या करते हैं? ब्रेक मार देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ ऐसे फेंका जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हम लोग मोशन में थे और मोशन में ही रहना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर साहब ने क्या किया? गेम कर दिया और ब्रेक मार दिया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए। तो ये क्या था? ये था हमारा लॉज ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद फिर डस्ट पार्टिकल फ्लाई अवे फ्रॉम द ब्लैंकेट्स, ठीक है। और फिर ये क्या दूसरा एग्जांपल है? दूसरा एग्जांपल क्या चीज़ है कि सपोज करते हैं कि सपोज नहीं, घर बड़े बड़े कपड़े जो होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, उसमें अगर डस्ट क्या रहता है, अपने क्या करते हैं? एक ब्लैंकेट को, जैसे कि इसमें काफ़ी सारा डस्ट भरा हुआ है, डस्ट पार्टिकल है, क्या करना है? डस्ट को इससे बाहर निकालना है। तो क्या करते हैं? इसको हम लोग कहीं पर लटकाते हैं, ठीक है, और फिर किसी रॉड से, किसी वुडन स्टिक से क्या करते हैं? इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है कि हमारा पार्टिकल्स तो छोटा छोटा है, वो तो रेस्ट में है, लेकिन ये जो ब्लैंकेट है ये क्या आता है? मोशन में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स तो यहीं रह गया और ब्लैंकेट क्या रहता है? मोशन में आ जाता है और ये पार्टिकल सारा यहाँ पर गिर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था हमारा। चलिए, और हिंदी मीडियम वाले के लिए हम हिंदी में समझाने का पूरा कोशिश किए हैं, और फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है, तो बैच का तो अपना अलग ही पेस रहेगा, क्योंकि आप लोग ये सब सारा चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको ये क्या है? एज ए रिविजन के लिए देखना है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संपर्कीय बल, यानी कि वो फोर्स जो किसी के कांटेक्ट में आने के बाद ही अपना असर करता है, यानी कि द फोर्स विच अप्लाइड व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या एक एग्जांपल है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स कभी भी सेपरेटली काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि अगर ये ब्लॉक है, इसको हम लोग को मूव करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बंदा इसके ऊपर क्या करेगा? अप्लाई करेगा फोर्स, ठीक है, जो क्या करेगा? इधर ले चलेगा, ठीक है, ये इधर मूव करना चाहेगा इस ब्लॉक को, फोर्स इधर लगाएगा। यानी कि कांटेक्ट फोर्स क्या है? सॉरी, मस्कुलर फोर्स क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है, जब भी ये कांटेक्ट में आएगा तभी ये काम होगा। और दूसरा क्या है हमारा? एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच में लगता है, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी
फिजिकल इंटरेक्शन होने के बाद ही फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मेन रीज़न यही है कि ये जब तक फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा। फिर अगर कुछ अलग पूछना चाहेगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मल फोर्स क्या चीज़ है। नॉर्मल फोर्स क्या चीज़ है? तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? एक फोर्स है जो सब्सटेंस का यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। अगर ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, अगर मान लें ये दीवार है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर हमेशा एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा किसके ऊपर लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये भी क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ज़्यादा हाई लेवल का अगर कुछ पूछना रहेगा कि कुछ फंसाने के लिए, तो नॉर्मल फोर्स पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखें। अब आता है टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हम लोग फ्रिक्शन पढ़े थे, क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अब है रही बात कि फ्रिक्शन क्या है। अब फ्रिक्शन का हम लोग क्लास 8th में हमारा जो पूछा जाता है 9th के एंट्रेंस के लिए, तो उसमें फ्रिक्शन का एक इंडिविजुअल टॉपिक भी है। तो वो हमारा अगला जो सेशन होगा उसमें फ्रिक्शन का ये होगा। तो हल्का फुल्का देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, आखिर फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन का आखिर कितना टाइप है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? वैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहला क्या आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई वस्तु स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, यानी कि कोई भी वस्तु अगर आइडियली अगर कहीं पर है, खड़ा है या फिर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स रखा हुआ है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से वो आइडियली खड़ा है। अगर हम लोग इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे। ये मान लेते हैं कि कोई स्लोप है, ठीक है, कोई स्लोप है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखे हैं, लेकिन ये ब्लॉक क्या कर रहा है? नीचे गिर नहीं रहा है, अभी मोशन नीचे नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको ऊपर करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? पहले क्यों नहीं गिरा? फोर्स तो हम लोग तो ऊपर तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन नीचे नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? ये इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को इस सतह पर रखने का पूरा अपना दम लगा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया जो उसके क्षमता से बाहर हो गया और फाइनली ये ब्लॉक नीचे आ गया। ये था इसका मेन रीजन। फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है, कोई ब्लॉक को अगर हम इस पर फिसला रहे हैं, यानी कि इस पर सटा हुआ है, और ये कुछ देर के बाद जाएगा और ये फाइनली रुक जाएगा। तो यहाँ पर रोकने वाला कौन काम किया? यहाँ पर फ्रिक्शन काम किया। लेकिन कैसा फ्रिक्शन था? वो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। लेकिन अगर हम लोग एक और बात करें, अगर यहाँ पर एक फुटबॉल है, इसको हम लोग अगर स्ट्राइक करते हैं इधर, तो कुछ देर तक रोल होते हुए जाएगा और फाइनली एक समय आएगा, यानी कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये बॉल यहाँ पर खुद ब खुद रुक जाएगा। तो क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगा। कौन सा फ्रिक्शन लगा? यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लगा। कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या लगता है? फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस अनदर, इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। समझ गए सारा बात? इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग हैं, अब फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। फ्रिक्शन आखिर करता क्या है, हम लोग के साथ क्या करता है फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन हम लोग के लिए क्यों लाभदायक है, एडवांटेज क्या है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम लोग ह्यूमन बींग आराम से किसी भी सतह पर हम लोग आराम से चल पाते हैं। अगर बात करें कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही क्या करता है, ह्यूमन बींग आराम से मूव कर पाता है और व्हीकल्स भी मूव कर पाते हैं। यानी कि अगर ये टायर है, जब तक ये मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, ये मूव करेगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इधर, और तो इसके वजह से क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप फोर्स इधर लगाएं तो सेम और सेम, अगर मान लें दीवार पे अगर आप लोग फोर्स इतना लगाएं, कुछ 5 न्यूटन का लगाएं, तो दीवार भी आपके ऊपर क्या लगेगा? 5 न्यूटन का। यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह क्या करता है फ्रिक्शन फोर्स? पीछे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हम लोग आगे मूव कर पाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग क्या करते हैं? पीछे लगाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब है दूसरा, पेन एबल टू राइट। और पेन जो हम लोग का जो पेन है वो उससे राइट हम लोग करते हैं, लिखते जो है, वो किस लिए पॉसिबल है? ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन के वजह से पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही इंक वहाँ पर आता है और हम लोग लिख पाते हैं। फिर क्या? मैच स्टिक लाइटिंग। और फिर माचिस हम लोग क्या करते हैं? माचिस को हम लोग ऐसे जलाते हैं और जलता है, तो उसमें भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है और हीट इतना आ जाता है, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो खुद ब खुद लाइट हो जाता है, जल जाता है, ठीक है।
तो नीचे भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। वाहन को चलने के लिए और फिर इंसानों को चलने के लिए मदद करता है, ठीक है। कलम को चलने के लिए भी सक्षम है, किसके वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। चलिए, और हिंदी वाले परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके लिए हम हिंदी में भी लिख के लाए हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग करके बोलेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हिंदी में ही समझें और इंग्लिश वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो बने रहिए। और फिर अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है तो नीचे हिंदी भी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 3, 4, 5 लिखा हुआ है, इसका कुछ मतलब नहीं है, बस ये आ गया है, टाइपिंग एरर है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन का आखिर क्या क्या हानि है हम लोग के साथ। तो फ्रिक्शन का सबसे अगर कोई रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, तो वो है क्या? हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये क्या है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वेस्टेज ऑफ एनर्जी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग 5 न्यूटन अगर हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को जाने के लिए, भेजने के लिए, वो जाके रुक जा रहा है, तो हमारा ये 5 न्यूटन खर्च कहाँ हो रहा है? ये यहाँ फ्रिक्शन खा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ये 5 न्यूटन का फुल्ली चलता और चलते रहता, अनंत काल तक चलते रहता, हमारा एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, एनर्जी हमारा ख़त्म नहीं होता। तो मेन रीज़न हमारा क्या है? ऊर्जा की बर्बादी। उसके बाद लिखा हुआ है कि जैसे कि हम लोग क्या, जैसे कोई हम लोग सामान चलाते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टायर वगैरह हम लोग चलता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है? हमारा टायर वगैरह ख़राब होता है, ठीक है। तो यानी कि फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तो हमारा टायर वगैरह ख़राब नहीं होगा, और फिर हम लोग उसको रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब सारा फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। और फिर इंक्रीज इन फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल का भी, ईंधन का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर प्रोड्यूस नॉइज़, जिसकी वजह से अगर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, और जो नॉइज़ प्रोड्यूस ये क्या लीड करता है? फिर नॉइज़ पॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है? नॉइज़ पॉल्यूशन करता है। यानी कि काफ़ी सारा इसका डिसएडवांटेज है, तो आप लोग देख लें, ठीक है। फिर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो फिर आप लोग डायरेक्ट इसे आराम से ही बना सकते हैं। फिर आता है, चलिए, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिए, अब आता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स होगा, यानी कि पहले तो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे कि वो ऐसा फोर्स होगा जो फिजिकल इंटरेक्शन होने के बावजूद भी वो काम कर रहा है, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। लेकिन अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करेगा कि उसको फिजिकल इंटरफेरेंस से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेगा? वो कहीं भी रहे, वो अपना असर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? यानी कि ये क्या है? 2 मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, इसका साउथ पोल इधर है। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा? लेकिन ये फिजिकल इंटरेक्शन तो है नहीं, फिजिकल किसी इंटरेक्शन तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। तो यानी कि ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है आता है, क्योंकि ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि एक दूसरे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक दूसरे पोल को क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, और सेम पोलरिटी रहता तो वो क्या करता है? रिपेल करता है। यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कभी भी फिजिकल इंटरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, कि फिजिकल इंटरसेक्शन होना ही चाहिए। फिर दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम ये भी है, इसमें भी 2 पोल जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और फिर नेगेटिव रहेगा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो वो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें पोल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? हमारा फोर्स एक्सपीरियंस रहता है। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना रहेगा। सपोज करते हैं ये एक मास है, ये भी एक मास है, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फार्मूला देखेंगे तो Gm1 m2/r²। तो ये क्या होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन किस में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कुछ तो लिखने के लिए तो आएगा नहीं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बस ब्रशअप हो रहा है और कुछ नहीं। चलिए, अब आते हैं प्रेशर में। प्रेशर आखिर क्या चीज़ है? हम लोग फोर्स पढ़ ली, अब आते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर क्या है कि जब कभी भी हम लोग फोर्स को किसी भी यूनिफाइड एरिया के ऊपर लगाते हैं, तब प्रेशर का क्या होता है? तभी प्रेशर पैदा होता है, यानी कि तब क्या है? प्रेशर का निर्माण होता है। तो जब भी मान लेते हैं ये फोर्स लगा रहे हैं, ये एक एरिया है, कुछ एरिया है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। यानी कि प्रेशर का अगर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और फिर क्या कह सकते हैं? थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक है। थ्रस्ट भी, ये भी क्या है? एक फोर्स है, और एरिया। तो इसका क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एरिया है, तो एरिया है तो इसका क्या होगा? एरिया कैसे बनता है?
यहाँ पर मीटर होगा, यहाँ पर भी मीटर होगा, यानी कि दोनों मिलके क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं पास्कल। ठीक है, ठीक है, और भी यूनिट है, बार है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम वगैरह, काफ़ी सारा चीज़ है। तो 2 यूनिट लिखे हुए हैं हम यहाँ पर। चलिए, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, उसके बाद या फिर पास्कल। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखा हुआ लिक्विड एंड गैस exert pressure on a wall of a container, liquid exert equal pressure at the same depth। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग किसी भी बीकर में या फिर किसी भी बोतल में लिक्विड को या फिर गैस को हम लोग रखते हैं, तो वो गैस क्या करता है, अपने दीवार पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है, बस प्रेशर लगाता है। अब क्यों लगाता है, कैसे लगाता है, वो सारा हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा एक ही क्लास में सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स है। तो क्योंकि ये बहुत सारा कंडीशन है। लिखा हुआ है प्रेशर एक्सर्ट बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द कॉलम। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लें ये क्या है, एक कॉलम है, यहाँ पर एक बॉटल है और पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो यहाँ पर हर हाइट पर क्या होगा, प्रेशर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी लिक्विड है सबका अपना अपना अलग अलग मास होगा। यहाँ तक अलग मास होगा, यहाँ पर अलग मास होगा, यहाँ पर अलग मास होगा। अगर मास अलग हो रहा है तो जिसकी वजह से फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि इसीलिए लिक्विड का हर एक लेयर बाय लेयर क्या होता है, प्रेशर चेंज करते रहता है। ठीक है, यानी कि अगर समुद्र में अगर बहुत नीचे चल जाओगे, बहुत नीचे, ठीक है, तो बहुत लगेगा कि सारा समुद्र उस अपने ऊपर क्या कर लिए, चढ़ा लिए हैं। चलिए, फिर हम नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, फिर है इन्वेलप ऑफ एयर ऑल अराउंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तो अलग चीज़ है कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर का, गैसेस का क्या चीज़ है, एक ब्लैंकेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और उसी को क्या, और उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है हम लोग के बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा नेक्स्ट होगा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का आखिर क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो प्रेशर का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, यूज ए शार्प नाइफ। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है वो चीज़ उतना ज़्यादा शार्प होगा। ठीक है, जैसे कि एक नेल है, इसकी अगर हम लोग 5 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग एक सुई लिए हैं, ठीक है, यानी कि ये कांटी है और ये एक सुई है, और इसके ऊपर भी अगर हम लोग 5 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके शरीर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आपके शरीर को पेनिट्रेट कर देगा। क्यों, फोर्स तो आप सेम लगाए, लेकिन पेनिट्रेट नीडल क्यों कर पाया, नीडल इसलिए कर पाया क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पर बहुत ही कम है। यानी कि इसका अगर एरिया देखेंगे इन कंपैरिजन इसका, तो ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया। अगर एरिया आपका घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर एरिया घटा, प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से ये नेल आपको क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, फिर है हमारा डैम्स है ब्रॉड बेस, उसके बाद फिर है कैमल वॉक इजिली ऑन सैंड। ठीक है, कैमल, ये सब सारा क्या चीज़ है, उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि कैमल का पंजा थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका कि प्रेशर वहाँ पर कम डेवलप होता है, और सैंड में घुसने का जो, यानी कि सैंड में पेनिट्रेट करने का उसका पंजा पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से चल पा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये सारा एप्लीकेशन है किसका, प्रेशर का। चलिए, फिर हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, जो हम लोग अभी पढ़े थे कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर का, गैस का एक ब्लैंकेट है, जो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट बाय एन एटमॉस्फेरिक कॉलम अबव द स्पेसिफाइड एरिया। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आता है सेकेंड है हमारा कि बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। बैरोमीटर इज यूज टू
मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। और फिर दूसरा है मोनोमीटर, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मोनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। अगर आपको कहीं पर लिक्विड पर प्रेशर अगर आप लोगों को मानना है यानी कि नापना है तो आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? मोनोमीटर। अगर आपको कहीं पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापना रहेगा तो वो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? बैरोमीटर। फिर आता है एट हाई एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज लो, यानी कि जैसे ही हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी एल्टीट्यूड बोले तो ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? कम होने लगता है। प्रेशर कम होने लगता है, देयर फॉर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि हम लोग नोज से क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। ब्लीडिंग क्यों होता है? सबसे पहले हम लोग के ये हमारा बॉडी, ठीक है, नीचे वाला हमारा बॉडी है और ऊपर है एटमॉस्फेयर। इसके अंदर ब्लड का अपना कुछ प्रेशर है और ये इधर बाहर का कुछ प्रेशर है। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉडी प्रेशर सेम रहेगा तो ह्यूमन बॉडी को कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये वाला प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो डाउन होने लगता है, ठीक है, घटने लगता है। और बाहर ये बॉडी प्रेशर तो सेम है, कांस्टेंट है, ये बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कहीं का टिश्यू फट गया, सेल ब्रेक कर गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू होता है। यही है मेन रीज़न, क्योंकि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है। ये सारा रीज़न किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज की वजह से। लिखा हुआ है एट सी लेवल द हाइट ऑफ द मरकरी विल बी अराउंड 76 सेंटीमीटर, यानी कि अगर सी लेवल से देखें, सी लेवल से अगर देखें मरकरी का क्या हाइट होता है। अब मरकरी का हाइट क्या है? ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ रहता है जो हमको क्या बताता है? कितना प्रेशर है। तो कितना? 76 सेंटीमीटर आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, क्लास में हम लोग करवाए हैं। दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। द प्रेशर इक्विवेलेंट टू 76 कॉलम ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 पावर 5। सॉरी, यहाँ पर ये 5 नहीं है, ये 10 टू द पावर 5 है, 105 नहीं है, 10 टू द पावर 5 है। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर पूछा 76 सेंटीमीटर 76 mm ऑफ एच जी कॉलम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ज़्यादा समझाने का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से इसको पढ़ चुके हैं। हम कितना बार बोलेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर कमेंट करने लगे सर पूरा का पूरा डीप पढ़ाइए, ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं। क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स स्पीड में ही निकलेगा, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम काफ़ी कम है तो ये मैक्स टू मैक्स 10 दिन में ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा चैप्टर भी वैसे कंप्लीट हो चुका है। आज कौन सा था? हाँ, फोर्स एंड प्रेशर। फिर हमारा नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से फिर क्लास आएगा। तो फिर थैंक यू वेरी मच, और फिर पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी हद तक पढ़ लिए होंगे, बस आप रिवीजन मोड में ही होंगे जो आप इस बैच से ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।